हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं जर्मनी का यूनिफिकेशन यानी कि जर्मनी का एकीकरण। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने श्वेता ठाकुर के कमेंट करने पर बनाया है, उनका पेपर है दोस्तों। सो इसी तरह अगर आपकी भी कोई क्वेरी है दोस्तों तो आप भी हमें फटाफट कमेंट करके बताएं। हम जितना जल्दी हो सके उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे एंड उस पर वीडियो लाने की कोशिश भी करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो हम सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि उससे हमें आइडिया मिल जाएगा कि जर्मनी के यूनिफिकेशन में क्वेश्चंस एक्चुअली में बनते कैसे हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है दोस्तों वो है, द क्रिएशन ऑफ ए यूनिफाइड जर्मन स्टेट वाज द रिजल्ट ऑफ बिस्मार्क परसुएट ऑफ पर्शियन इंटरेस्ट। डू यू अग्री? आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि जो एकीकृत जर्मनी था उसका निर्माण बिस्मार्क के द्वारा तो किया गया था, पर वो प्रशा के हितों में था दोस्तों। मतलब वो प्रशा के बेनिफिट के लिए, है ना, वो निर्माण करना चाह रहे थे। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं या नहीं, ये आपसे पूछा गया है। आपका जो भी राय है आप इसमें यहाँ रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए दोस्तों, बहुत बार जो यूनिफिकेशन वाला क्वेश्चन होता है, जर्मनी हो या इटाली हो, उसमें नेशनलिज्म को क्वेश्चंस में मिला देता है, दोनों को मिला के क्वेश्चन करता है। तो वही है यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो यूनिफिकेशन था, एकीकरण, इसके लिए जो नेशनलिज्म की भावना है, जो राष्ट्रवादी भावना है, वो शायद सबसे कम महत्वपूर्ण कारण था, है ना। आपको ये बताना है जर्मनी या फिर इटली के कंटेक्स्ट में, उसके संदर्भ में। थर्ड जो क्वेश्चन है दोस्तों वो भी बिस्मार्क पे आया हुआ है। ये है कि क्या बिस्मार्क अपनी अलाइंसेस से यूरोप में शांति व्यवस्था जो था वो बनाकर रख पा रहे थे या नहीं। उन्होंने जो अलग अलग अलाइंसेस करी अलग अलग कंट्रीज़ के साथ, तो आपको यहाँ पे वो डिस्कस करना है। तो हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों कि कैसे डेनमार्क से लड़ाई होती है, डेनमार्क से ट्रीटी होती है, ऑस्ट्रिया से होती है, फ्रांस से होती है। तो ये सब कुछ आज आपको मिलने वाला है हमारे इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको इसी तरह आपका पूरा सिलेबस यहाँ कवर होने वाला है दोस्तों। सो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जर्मनी में यूनिफिकेशन लिबरल ऑस्पिशियस से नहीं आया, बल्कि मिलिट्री फोर्स से आया। लेकिन हमें पता है कि इटाली में कैसे आया था, लिबरल ऑस्पिशियस से आया था, लिबरलिज्म की वजह से आया था। पर जर्मनी में ऐसा नहीं था। जर्मनी के लोगों में भी राष्ट्रभक्ति की भावना थी, पर साथ में बहुत सारी मुश्किलें भी आ रही थी इस यूनिफिकेशन को करने में। जैसे कि हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं। जैसे कि 1848 के रिवॉल्यूशन के समय जो अपर क्लास था वो तो अलग ही डर रहा था। उसको ये डर लग रहा था कि कहीं उनका स्टेटस जो सो कॉल उनका स्टेटस है, अपर स्टेटस, वो कहीं खतरे में ना आ जाए। क्योंकि अगर सबको यहाँ पे मतलब बराबरी का दर्जा दे दिया गया, इक्वालिटी आ गई, तो उनका स्टेटस तो धरा का धरा रह जाएगा। तो अपर क्लास इस चीज़ से डर रहा था। वहीं ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा था कि इस यूनिफिकेशन को लीड कौन करेगा एक्चुअली में। मतलब प्रशा लीड करेगा या ऑस्ट्रिया, क्योंकि दोनों बहुत स्ट्रांग थे और दोनों ही यूनिफिकेशन कर सकते थे। तो इसलिए यहाँ पे दो प्लान्स थे। एक प्लान है दोस्तों जिसको कि हम स्मॉल जर्मन्स कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग था कि प्रशा के अंडर यूनिफिकेशन होगा, और दूसरा था बिग जर्मन प्लान। इसके अकॉर्डिंग था कि ऑस्ट्रिया डोमिनेट करेगा यूनिफिकेशन में। तो एक्चुअली दोनों बाप बनना चाह रहे थे जर्मनी के। सो फाइनली जो है दोस्तों वो बाप आपका यहाँ पे प्रशा ही बनेगा, उसी के अंडर यूनिफिकेशन होने वाला है, और उस प्लान को हम स्मॉल जर्मन प्लान कहते हैं। अब देखते हैं प्रशा एंड ऑस्ट्रिया दोनों के पास क्या क्या एडवांटेजेस थी जिसके बदौलत वो यूनिफिकेशन कर सकते थे, है ना। क्या क्या उनके पास ऐसा एडवांटेज था। तो पहले हम प्रशा का देखते हैं। तो इस पर भी मैंने कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। जो राइनलैंड का एरिया है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए वो बहुत अच्छी ज़मीन थी। सो वो बहुत अच्छा एरिया था इंडस्ट्रियलाइजेशन पर्पस से, एंड ऑब्वियसली वो इसका मतलब वो इकोनॉमी को बूस्ट करेगा प्रशा, है ना। सेकेंडली जो प्रशा का इकोनॉमिक पोजीशन था वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग था, तो ये भी एक प्लस पॉइंट था प्रशा के लिए यूनिफिकेशन करने के लिए। एंड थर्ड जो है, प्रशा का जो पॉपुलेशन था दोस्तों वो बहुत ही होमोजीनियस था। डैट मीन्स एक जैसे लोग रहते थे वहाँ पे, सभी जर्मन भाषा बोलने वाले थे, एंड मोस्टली सभी प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन थे। अब एक जैसे लोग जहाँ रहेंगे उनका आचार विचार ये सारी चीज़ें आपस में मिलेंगी, उनका पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा,
है ना। तो ये सारी चीज़ें प्रशा के लिए प्लस पॉइंट थी। अब हम ऑस्ट्रिया को देखें तो उसकी जो पॉपुलेशन थी वो तो बिल्कुल खिचड़ी थी। कुछ जर्मन बोलने वाले हैं, कोई कुछ और भाषा बोलने वाला, पूरी खिचड़ी थी अलग अलग लोगों की। एंड सेकेंडली, ऑस्ट्रिया में कोई नेशनल मूवमेंट को इनकरेज मतलब नहीं आप कर पाओगे, क्योंकि अलग अलग जगह के लोग हैं ना, सबकी अपनी अपनी नेशनैलिटी है। तो अगर आप किसी एक नेशनल मूवमेंट को इनकरेज करोगे तो ऑस्ट्रिया को लेने के देने पड़ सकते थे, क्योंकि जनसंख्या जो थी, पॉपुलेशन, वो तो मिक्सचर थी ना। अगर एक सेक्शन को लेकर आप कुछ अच्छा कर रहे हो, कोई लॉ बना रहे हो, उनको कुछ भी दे रहे हो, है ना, प्रिविलेजेस, तो दूसरा सेक्शन विद्रोह कर सकता था। तो यहाँ तो हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रिया के पास मतलब एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज ही थी अगर वो आगे बढ़ता। सो फ्रेंड्स, इससे पहले हम आगे बढ़े, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपका पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी बेल आइकन को अभी का अभी प्रेस करें। तो अब जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ दोस्तों, आप वो ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल कहानी की तरह बताऊंगी आगे के प्रोसेस, ताकि आपके दिमाग में ये अच्छे से फिट हो जाए। क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार होता है कि हम रट्टा मार के जाते हैं एंड आधे एग्ज़ाम में हम भूल जाते हैं, तो हम इतना लंबा आंसर लिखना कैसे होगा। तो हम कहानी समझते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जर्मनी का यूनिफिकेशन की, ताकि आप समझ जाए और आप इसको अपने लैंग्वेज में भी लिख सको। तो हम शुरू करते हैं। तो जर्मनी का यूनिफिकेशन 1871 तक हो जाता है, ठीक है। और बिस्मार्क जो थे, इनका सबसे बड़ा रोल था इस यूनिफिकेशन में। एंड बिस्मार्क ही जर्मनी के पहले चांसलर भी थे। चांसलर जो होता है दोस्तों, वो एक तरह का आप कह सकते हो प्राइम मिनिस्टर को ही कहते हैं, उनका ही दूसरा नाम होता है। सो पहले तो जर्मनी छोटे छोटे स्टेट्स में बटा हुआ था, 39 छोटे छोटे स्टेट्स थे, ठीक है। जो प्रशा था वो भी जर्मन किंगडम का ही हिस्सा था। और यूनिफिकेशन का सिलसिला शुरू होता है दोस्तों डेनमार्क से लड़ाई के साथ। जी हाँ दोस्तों, प्रशा और डेनमार्क की लड़ाई होती है 1864 में, और डेनमार्क को हरा करके प्रशा जो है वो हॉल्स्टीन और सेचलेस्विक का एरिया ले लेता है। फिर ऑस्ट्रिया से भी इसकी भिड़ंत होती है प्रशा की, और फिर लास्ट में प्रशा की भिड़ंत फ्रांस से भी होती है। तो बेसिकली हम देखें तो 3 लड़ाई है, क्योंकि प्रशा ही लीड कर रहा है तो प्रशा ही लड़ेगा। तो प्रशा जो है पहले आपका लड़ता है किससे, वो लड़ता है डेनमार्क से, फिर वो लड़ेगा आपका ऑस्ट्रिया से, और लास्ट में वो लड़ेगा फ्रांस से, जिसके बाद यूनिफिकेशन का प्रोसेस पूरा हो जाएगा। एंड प्रशा के उस समय जो पॉलिसीज़ थी दोस्तों, पॉलिसीज़ बहुत मैटर करती है। जो भी फॉरेन पॉलिसीज़ वगैरह थी वो सब कौन बना रहा था उस समय? जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, बिस्मार्क ही बना रहे थे, क्योंकि वही उस समय वहाँ के चांसलर थे। सो यूनिफिकेशन जो होता है दोस्तों, वो एक कल्चरल फिनोमिना है, मतलब लोग दिल से जुड़ने चाहिए। पर जो यूनिफिकेशन प्रशा कर रहा था वो फोर्स के बल पे हो रहा था, मिलिट्री के दम पे हो रहा था। वियना की कांग्रेस जो हुई थी, कांग्रेस ऑफ वियना में सभी जो छोटे छोटे जर्मन लैंग्वेज बोलने वाले जो स्टेट्स थे उनको मिला करके एक संघ बनाया जाता है, ठीक है, जिसे जर्मन कॉन्फेडरेशन कहते हैं। एंड फ्रेडरिक विल्हेम जो फोर्थ थे वो राजा थे, ठीक है। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद विल्हेम फर्स्ट जो है वो राजा बनते हैं प्रशा के, और वही जो थे विल्हेम फर्स्ट वो बिस्मार्क को प्राइम मिनिस्टर यानी कि चांसलर अपॉइंट करते हैं। एंड एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बिस्मार्क किस चीज़ में बिलीव करते थे, तो ये आप सेमी कॉलन के अंदर करके लिखना, रियल पॉलिटिक, ये एक टर्म है, ये वो इसमें बिलीव करते थे। बिस्मार्क की पॉलिसीज़ बहुत ही एग्रेसिव रहती थी, वो लिबरल नहीं होती थी, जैसा कि हमने इटली में देखा था कि बहुत लिबरल पॉलिसीज़ थी विक्टर इमैनुअल सेकंड की, तो ऐसा नहीं था, इनकी पॉलिसीज़ बहुत ही एग्रेसिव थी। मतलब यूनिफिकेशन करना है तो करना है, आप अच्छे से बाकी स्टेट्स आप लोग मान जाते हो तो ठीक है, वरना ताकत के बल पे ये तो यूनिफिकेशन करवा ही लेंगे, अपने में मिला ही लेंगे। लेकिन दोस्तों ऑन कॉन्ट्ररी हम देखते हैं इटाली में ऐसा नहीं था। एंड ये बात बिस्मार्क अपनी एक स्पीच में भी क्लियर कर देते हैं, उसमें वो बोलते हैं कि जर्मनी का जो एकीकरण है वो सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री फोर्स के बेसिस पर ही किया जा सकता है और कोई ऑप्शन नहीं है।
तो मिलिट्री पे बेसिस पे करना है तो मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे आएंगे टैक्स कलेक्ट करने से। तो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करने पर ध्यान दिया गया, क्योंकि मिलिट्री स्ट्रॉन्ग बनानी है, तभी तो आप लड़ाई करोगे। और 3 लड़ाई तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिन्हें कि हम जर्मन वॉर्स ऑफ यूनिफिकेशन कहते हैं। इसमें पहला जो लड़ाई है, तीनों में ऑब्वियसली प्रशा कॉमन होगा क्योंकि यही लीड कर रहा है। तो पहला जो होता है प्रशा एंड डेनमार्क का होता है। एंड दोस्तों मैंने मैप भी प्रोवाइड कराया, आप वो मैप भी देखते रहना कहाँ पे कौन सा एरिया है, तो उससे आप बेटर आपको समझ में आएगा। एंड फ्रेंड अपने एग्ज़ाम में आप ये मैप ज़रूर ड्रॉ करना, इससे आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ये मैप आप डेफिनेटली ड्रॉ करना दोस्तों, इटली एंड जर्मनी का दोनों का आप मैप रेडी करके जाना। और अगर ये क्वेश्चन आया दोस्तों, मैप तो बनाना ही बनाना, मैं बता रही हूँ आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे आपको इससे। तो प्रशा एंड डेनमार्क की लड़ाई होती है, जिसमें कि ऑब्वियसली प्रशा जीतेगा। सेकंड लड़ाई प्रशा लड़ता है ऑस्ट्रिया से, प्रशा ही जीतता है। एंड थर्ड जो होती है प्रशा वर्सेस फ्रांस होती है, जिसके साथ ही जर्मनी का यूनिफिकेशन पूरा हो जाएगा। तो अभी तक की हमने स्टोरी तो मैंने आपको बता दी। अब इन सारी लड़ाइयों के अंदर भी जो हो रहा था वो भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। और दोस्तों अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर ढूंढ रहे हो तो आप बिल्कुल सही चैनल पे हो, क्योंकि हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराए हुए हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर देखना, या फिर मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगी, उससे आप ज़रूर से ज़रूर गो थ्रू होना। एंड इसके अलावा मैंने इस पेपर का फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इटालियन यूनिफिकेशन, 1848 का रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एटसेट्रा सब पे वीडियो बना रखा है, आप ज़रूर गो थ्रू होना। सो हम आगे देखते हैं। नहीं, आगे नहीं जाते। पहले आप मेरे को ये बताओ, आपने सब्सक्राइब तो कर दिया ना? नहीं किया तो प्लीज़ अभी के अभी सब्सक्राइब करें दोस्तों। एंड अपनी कोई भी क्वेरी हो दोस्तों, आप हमें वो कमेंट करके बताएं, हम उस पर ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला लड़ाई प्रशा और डेनमार्क का जो फाइनली हुआ, ठीक है। एंड देखिए ये दोस्तों, ये लड़ाई इसलिए होती है क्योंकि आप मैप में देखना, जो सेस्लेस्विंग एंड जो हॉलस्टीन का एरिया है वहाँ पे जर्मन लोग रहते थे, ऐसे लोग जो जर्मन भाषा का प्रयोग करते थे। एंड ये दोनों जगह काफ़ी लंबे टाइम से डेनमार्क के अंदर थी, यानी कि डैनिश किंग के अंदर थी। 1868 में डेनमार्क फाइनली एक नया कानून लाता है, और उस कानून के अंदर था कि दोस्तों मतलब इस कानून की मदद से ना वो सेस्लेस्विक एंड होल्स्टीन को पूरी तरह डेनमार्क में मिलाना चाह रहा था। कौन? जो वहाँ का राजा था डेनमार्क का। पर उस समय तक जर्मनी के लोगों में भी राष्ट्रभक्ति की भावना बहुत थोड़ी मतलब प्रिवलेंट हो गई थी, वो थोड़ा हो गए थे भावुक। तो बिस्मार्क इस बात का फ़ायदा उठाते हैं कि लोग तो भावुक हो रहे हैं, मैं भी थोड़ा हथौड़ा मार देता हूँ तो कहीं हमें ये दोनों जगह मिल जाए। तो बिस्मार्क इस बात का फ़ायदा उठाते हैं और भिड़ जाते हैं डेनमार्क से, क्योंकि जो सेस्लेस्विंग था और जो हॉलस्टीन था उन दोनों में जर्मन लोग रहते थे। और जर्मनी के जो ऑलरेडी जो लिबरल लोग थे ना दोस्तों, वो हमेशा से ही चाहते थे कि ये जो दोनों एरिया है ये डेनमार्क से अलग हो, है ना, ये हमारे में आए। तो नेकी और पूछ हो रही थी, लोग चाह ही रहे थे और बिस्मार्क ने कर दिया। तो प्रशा और ऑस्ट्रिया दोनों साथ मिलकर लड़ते हैं डेनमार्क से। पर पहले तो वो उसको एक अल्टीमेटम भेजते हैं कि भाई इस एरिया से अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, आप यहाँ से वापस ले लो, वरना अब हम युद्ध के मैदान में मिलेंगे। तो ऑब्वियसली जो डेनमार्क है वो वापस नहीं लेता है। एंड लड़ाई यहाँ पर हो जाती है दोस्तों, मिलिट्री एक्शन लिया जाता है और लड़ाई हो जाती है। एक बहुत ही धुरंधर सी फाइटिंग होती है एंड इसके साथ ही प्रशा की जीत होती है। एंड चूँकि हमें पता है कि जब कोई भी लड़ाई होती है, लड़ाई के बाद में एक पीस ट्रिटी साइन होती है, तो यहाँ भी एक ट्रिटी साइन होती है जिसको कि गैस्टीन की ट्रिटी कहते हैं, गैस्टीन की संधि कहते हैं। एंड इसमें ये होता है कि दोस्तों इसके अकॉर्डिंग, इस ट्रिटी के अकॉर्डिंग प्रशा को मिलता है सेस्लेस्विक का एरिया एंड ऑस्ट्रिया को मिलता है हॉलस्टीन का एरिया। पर हम जब यूनिफिकेशन कर रहे हैं तो जर्मनी को हॉलस्टीन भी तो चाहिए ना, वो तो हमने ऑस्ट्रिया को दे दिया, तो अब यूनिफिकेशन कैसे होगा? तो ऑब्वियसली हॉलस्टीन को ऑस्ट्रिया से छीनना पड़ेगा, और कोई तो ऑप्शन है नहीं। तो अगली लड़ाई होती है 1866 में ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच, है ना।
एंड बिस्मार्क बहुत ही तेज आदमी थे ऑब्वियसली, है ना, वो अपनी पूरा डिप्लोमेसी लगाते हैं। उनको पता था कि अगर मैं इससे लड़ूंगा ना तो इस वक्त ऑस्ट्रिया की हेल्प करने के लिए ना तो रशिया आएगा, ना फ्रांस आएगा और ना ही इटली आएगा। इस बात का फ़ायदा उठाते हैं और वो भिड़ जाते हैं ऑस्ट्रिया से। पर जर्मनी का जो कुछ हिस्सा था दोस्तों, जो कुछ कुछ ऐसे भी लोग थे, पार्ट था जो कि ऑस्ट्रिया में मिलना चाहता था। वो चाहता था कि ऑस्ट्रिया लीड करे, तो वो सारे लोग जाकर मिल जाते हैं ऑस्ट्रिया से। मतलब घर बोलते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए वाला, तो वही वाला हो गया। लेकिन यहाँ लंका नहीं ढही थी दोस्तों, लेकिन घर के भेदी थे। जो जर्मनी का साउदर्न पार्ट था वो जाकर मिल जाता है ऑस्ट्रिया से, सेंट्रल पार्ट भी ऑस्ट्रिया से मिल जाता है, और बाकी का जो जर्मनी था नॉर्दर्न पार्ट और बाकी जो रह गए वो सब प्रशा को सपोर्ट करते हैं। तो ऑस्ट्रिया की आर्मी तो ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग थी और उसको यूरोप का एक बहुत ही स्ट्रांग आर्मी समझा भी जाता था। बट अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रिया हार जाता है एंड प्रशा को सेचलेस्विक एंड हॉलस्टीन दोनों ही मिल जाता है। नॉर्थ जर्मन स्टेट्स एंड प्रशा दोनों मिलकर फाइनली एक नॉर्थ जर्मन कन्फेडरेशन बनाते हैं। फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, चाहे आप ग्रेजुएशन में हो अभी, आप मास्टर्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फ्रेंड्स, मैंने इटली का यूनिफिकेशन पे भी वीडियो डाल रखा है, आप वो ज़रूर देखना। बहुत ही प्यारी सी कहानी के फॉर्म में बताया है मैंने उसे, तो आप उसे ज़रूर गो थ्रू होना। सो हम आगे देखते हैं। अब प्रशा को एक आखिरी वॉर लड़ना था अपने यूनिफिकेशन को पूरा करने के लिए। एंड बिस्मार्क तो चाहते ही थे कि जितने भी जर्मन बोलने वाले स्टेट हैं उन सब जगह को हम आपस में यूनिफाई करें, ठीक है। एंड ठीक है, फिर तो लड़ाई होती ही है। पर जो कुछ ऐसे राज्य थे जो ऑस्ट्रिया को सपोर्ट कर रहे थे लड़ाई के समय, उन सबको बिस्मार्क जो है ना फोर्सफुली अलायंस करवा के प्रशा में मिला लेते हैं। अब जो नॉर्थ जर्मन कन्फेडरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था, जिससे यूरोप का जो बैलेंस था ना वो फिर से डिस्टैब्लिश हो चुका था। तो फ्रांस कंपनसेशन में बेल्जियम और राइनलैंड का एरिया मांगने लगता है, क्योंकि पावर तो डिसबैलेंस हो रहा है, तो कंपनसेशन मांगने लगता है कि हर जाना बढ़ो। पर बिस्मार्क बुद्धिमानी से फ्रांस को कुछ नहीं मिलता, वो अपना दिमाग लगाता है और फ्रांस को एक्चुअली कुछ नहीं मिलता, ठीक है। वो एक्चुअली ब्रिटेन को जाके वो सब भड़का देते हैं, मतलब वो बता देते हैं कि देख लो ये जो फ्रांस है तुम इसका सपोर्ट करोगे अगर, तो ये मुझसे बेल्जियम और राइन का एरिया मांग रहा था और ब्रिटेन शांति चाहता था उस समय, तो इसलिए फ्रांस का सपोर्ट कोई नहीं करता और फ्रांस को चुप बैठना पड़ता है। प्रशा जो है वो साउथ जर्मन स्टेट को भी एनेक्स कर लेता है, तो फिर से फ्रांस हल्ला करने लगता है। एंड फाइनली प्रशा एंड फ्रांस के बीच लड़ाई छिड़ जाती है 1870 में, एंड उस लड़ाई में फ्रांस हार जाता है। ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट होती है लड़ाई के बाद। इसके साथ ही फ्रांस एंड प्रशा के बीच वॉर खत्म हो जाता है और इसी के साथ 1871 में जर्मनी का यूनिफिकेशन पूरा हो जाता है और प्रशा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जर्मन एम्पायर के रूप में उभरता है। दोस्तों, हम आंसर्स यहाँ देख रहे हैं, पर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को एनालाइज करना भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो पता चलेगा कौन कौन से टॉपिक आपको रेडी करने हैं एग्जाम में, जहाँ से पक्के क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। तो दोस्तों पढ़ाई तो करो, बट एक स्ट्रेटजी के साथ करो। तो ये सब आपको मिलेगा दोस्तों इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को एंड बेल आइकन को तो आप मस्ट ही प्रेस करें। तो हम लास्ट में वाइंड अप करते हैं कंक्लूजन के साथ। तो जर्मनी के यूनिफिकेशन में किंग विलियम फर्स्ट और जो चांसलर बिस्मार्क थे उन्होंने बहुत ही अहम रोल निभाया। डिप्लोमेसी यानी कि कूटनीति और लड़ाइयों का पूरा यूज़ किया गया, इसी के दम पे यूनिफिकेशन किया जाता है। एंड ये यूनिफिकेशन 3 महत्वपूर्ण वॉर्स के बाद फाइनली अचीव होता है। एंड जर्मनी जो है वो एक बहुत ही ग्रेट पावर के रूप में यूरोप में उभरता है, जिसने कि यूरोप की शक्ति का पूरा बैलेंस ही चेंज करके रख दिया। पूरा पावर का जो बैलेंस है उसका पूरा हुलिया ही बदल गया और यही एक फैक्टर बनता है आने वाले समय में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू क्वेश्चन पेपर एनालिसिस और नोट्स के साथ। थैंक यू।